नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो है दिल्ली सल्तनत का पांचवां वंशज, जिसका नाम है दोस्तों लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक था। क्लियर है साथियों? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशज हुए, यह है पांचवा। तो पांचवा ही वंशज लोधी वंश है। पहला कौन सा था साथियों? गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश। चौथा सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। प्रारंभ के 3 जो वंश थे दोस्तों, उनको हम तुर्क कहते थे, लेकिन सैयद वंश और लोधी वंश को हम अफगान कहते थे। तो ऐसे मिला करके तुर्कों ने और अफगानों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत में। इन पांचों वंशजों को मिला करके हम बात कहें तो तुर्क अफगान कहेंगे कि भारत पर तुर्क अफगानों ने शासन किया। इन तुर्क अफगानों ने दोस्तों 320 वर्षों तक शासन किया। क्लियर है साथियों? तो आइए आज की इस क्लास में चलते हैं। भाई, लोधी वंश में क्या क्या है? लोधी वंश में दोस्तों कहा जाता है, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। इनका शासनकाल दोस्तों 1451 से लेके 1489 तक था। ठीक है। वहीं सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से लेके 1517 तक ईस्वी तक था। वहीं इब्राहिम लोधी का 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक था। क्लियर है साथियों? तो ये इसमें 3 महत्वपूर्ण जो वंशज हैं, मतलब 3 महत्वपूर्ण शासक हुए, उनका नाम और समय काल ये आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट। कहता है दोस्तों, लोधी वंश जो था दोस्तों अफगानों का प्रथम वंश था। ठीक है, क्या दोस्तों? लोधी वंश जो था अफगानों का प्रथम वंश था। इस वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, जो पहला है। तीसरा पॉइंट, उसका अंतिम विजय अभियान ग्वालियर पर आक्रमण था। जो उसका विजय अभियान हुआ था दोस्तों, ग्वालियर पर आक्रमण था। दोस्तों, ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्लियर? अगला पॉइंट, चौथा, उसकी मृत्यु जलाली के समीप, जलाली के स्थान है दोस्तों, ठीक है, वहां पर जुलाई 1489 में हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। सिकंदर लोधी। साथियों, सिकंदर लोधी का जो शासनकाल था 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक था। इसमें पहला पॉइंट क्या कहता हमारा? कहता है कि वह इस वंश का सर्वाधिक श्रेष्ठ सुल्तान था। मतलब दोस्तों, अगर कहें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन था, वो कौन था? सिकंदर लोधी। दूसरा पॉइंट कहता है, उसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना करी और 1504 में दोस्तों आगरा नगर की स्थापना करी और 1506 में उसने अपनी क्या बना दी? राजधानी बना दी। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, उसने भूमि की पैमाइश, मतलब कि भूमि को नापने के लिए, जैसे हम किसी चीज को फुट में नापते हैं, इंच में नापते हैं, तो उसी प्रकार भूमि की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी नामक एक प्रमाणिक पैमाने का प्रचलन शुरू किया। याद रखना साथियों, अगर पेपर में पूछा जाए गजे ए सिकंदरी जो था, गजे सिकंदरी ये क्या था, तो आपको पता होना चाहिए भूमि की पैमाइश हेतु एक पैमाना था। क्लियर हो गया? वह धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु था। आगे, सिकंदर लोधी ने तिब्बती आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया। दोस्तों, सिकंदर लोधी ने क्या किया? सिकंदर लोधी ने तिब्बती जो आयुर्वेदिक ग्रंथ था, मतलब जो आयुर्वेद के बारे में था, जो जड़ी बूटियां जो दवाइयों वाली जो ग्रंथ थी, उसका फारसी में अनुवाद किया एवं इसका नाम क्या रख दिया? फरहंद ए सिकंदरी रखा। क्या रखा उसने? फरहंद ए सिकंदरी। आगे साथियों, आगे क्या लिखा हमारा अगला पॉइंट? हाँ, सिकंदर लोधी जिसका बचपन का नाम निजाम खां था। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोधी जिसका बचपन का नाम जो था निजाम खां था तथा गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है दोस्तों, वह क्या गुलरुखी के नाम से किताबें लिखता था, कविताएं सॉरी, और वहीं पर इसका बचपन का नाम था निजाम खां था। अगला पॉइंट, मोठ मस्जिद का निर्माण भी सिकंदर लोधी ने अपने शासनकाल के दौरान में दोस्तों करवाया था।
तो क्या लिखा पॉइंट, मोठ मस्जिद का निर्माण भी सिकंदर लोदी के शासन काल में उसके किसने करवाया था, प्रधानमंत्री ने करवाया था। ठीक है, किसके प्रधानमंत्री ने, सिकंदर लोदी। क्या निर्माण कराया, मोठ मस्जिद। अगला पॉइंट, भाई सिकंदर लोदी ने मुस्लिम शिक्षा के सुधार के लिए तुलुम्बा के विद्वान शेख अब्दुल्ला एवं शेख अजीजुल्ला को भारत बुलाया। मतलब दोस्तों किस लिए इसने दो शासकों को बुलाया, इसने दोस्तों मुस्लिम शिक्षा के लिए या मुस्लिम शिक्षा के सुधार के लिए तुलुम्बा के विद्वान शेख अब्दुल्ला एवं शेख अजीजुल्ला को भारत बुलाया। क्लियर हो गया साथियों। अब आइए अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट लिखा है दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या लिखा है, कहता है कि उसने मुसलमानों द्वारा ताजिया निकलवाने तथा मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पीरों एवं संतों की मजार पर जाने को प्रतिबंधित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यह एक कट्टर मुसलमान था। इसने क्या किया दोस्तों, महिलाओं को, स्त्रियों को जो भी पीरों एवं संतों की मजार पर जाने का प्रतिबंध लगाया। दोस्तों मैंने ऐसा सुना है कि आज भी मुस्लिम जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ती, बल्कि अपने घर में ही वो क्या करती हैं, नमाज पढ़ती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे यही पता लगता है दोस्तों कि हमारा जो उसने क्या किया दोस्तों, सिकंदर लोदी ने क्या किया दोस्तों, उसी ने दोस्तों मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पीरों और संतों की मजारों पर जाने को प्रतिबंध लगा दिया। अगला पॉइंट, उसने संगीत विषय के समृद्ध लज्जत ए सिकंदर शाही नामक पुस्तक की रचना करी। संगीत के विषय में अगर पेपर में पूछा जाता है भाई लज्जत ए सिकंदर शाही नामक पुस्तक में किस चीज का उल्लेख है, तो संगीत विषय के बारे में उल्लेखित है। क्लियर हो गया। अब चलते साथियों अपना अगला पॉइंट। इसमें क्या कहता है अगला पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, कहता है कि भाई सिकंदर लोदी की मृत्यु है ना, उसकी जो मृत्यु है 21 नवंबर 1517 के में हुई। मतलब कि फिर उसके बाद दोस्तों गद्दी पर कौन बैठा, इब्राहिम लोदी बैठा। इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का शासक दौलता खां लोदी और उसके चाचा आलम का थे। अगला पॉइंट, वह 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा हराया। दोस्तों सबसे बड़ा ये युद्ध विख्यात है, पानी के प्रथम युद्ध। जो पानीपत कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में। पानीपत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों भाई 1526 में, किसके किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, और फिर उसकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है दोस्तों इब्राहिम लोदी ही एक ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। और यहाँ पर हमारी अंतिम लाइन, इब्राहिम लोदी के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत का जो आरंभ होता है 1206 से होता है। 1206 ईस्वी में कहा जाता है कुतुबउद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक होता है। पर अगर परीक्षा में पूछा जाता है दिल्ली का वास्तविक या कह सकते गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो इल्तुतमिश होता है। वहीं पर दोस्तों इब्राहिम लोदी से ही दिल्ली सल्तनत की कहानी भी खत्म हो जाती है। जब दोस्तों भाई बाबर जो होता है पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार देता है, तो साथियों वहीं पर बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना होती है। कहा जाता है बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में होता है। ठीक है, कब होता है दोस्तों, 1483 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो सबसे प्यारा टॉपिक, छोटा टॉपिक आपको क्लास में याद हो गया होगा, जिसका नाम है साथियों लोदी वंश। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। ठीक है, लेकिन ये पांचवा है। तो पहला जो था दोस्तों गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश
1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, और वहीं हमारा लास्ट जो आज की क्लास में हमने पढ़ा, लोधी वंश 1451 से 1526। क्लियर है साथियों? अगर पेपर में पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में ऐसे कौन से वंशज का शासनकाल सबसे लंबा था, तो आपका आंसर होना चाहिए तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासनकाल था साथियों वो 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक था। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम एंट्री करेंगे किसमें, मुगल वंश में। तो मुगल वंश में हम समझेंगे शासनकाल और विभिन्न सुल्तानों बादशाहों का क्या अच्छे कर्म किए। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।